हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस एनर्जेटिक सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं 11वीं एनसीईआरटी हिंदी के 11वें चैप्टर के ऊपर, विश्व की जलवायु और जलवायु परिवर्तन के ऊपर। देखिए, क्या है वर्ल्ड क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज क्या चीज़ है, इसके बारे में बेसिकली जानकारी लेना जरूरी है। हम सभी को पता है कि हमारे यूपीएससी का सेगमेंट हो या फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो, आज की तारीख में जलवायु परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसपे आपके पास में राज्य ही नहीं, राष्ट्र, अपनी जो राष्ट्र सरकार है या फिर आपके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कई बेसिकली जो है कयास है, कई प्रयास है वो किए जा रहे हैं। हमें इसके बारे में जो है वस्तुनिष्ठ जानकारी हो या कहीं न कहीं जो है डिस्क्रिप्टिव जानकारी हो, दोनों लेनी चाहिए ताकि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का हमारा लक्ष्य गंतव्य कंप्लीट हो सके। दोस्तों, आइए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारे समग्र बैच के अंतर्गत ये क्लास ली जा रही है। मैं जगदीश चंद्र जांगड़, आपका जे सर, फिर से स्वागत करता हूं आपके इस क्लास के अंदर। क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, jagdish_jangid123 ऑफिशियल चैनल है। आप आने वाले 2024 एग्ज़ाम के लिए, 2025 एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे अन्य आयामों की जानकारी वस्तुनिष्ठ हो, चाहे आपके प्रारंभिक परीक्षा की हो चाहे मुख्य परीक्षा की हो, इस चैनल पे आपसे साझा की जाएगी। इस क्लास की पीडीएफ भी इसी चैनल पे साझा की जाएगी, तो प्लीज़ इस चैनल ज्वाइन कीजिए। और आपको कोई डाउट है, तैयारी कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि तैयारी कैसे की जाए, कैसे शुरू किया जा सकता है, हमें सर कुछ समस्या आ रही है, हमारे कुछ डाउट है, हमारी आंसर राइटिंग है, आप टेलीग्राम पे जे सर PW UPSC लिखें और मुझे अपना आंसर, अपना डाउट, अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। मेरी प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपको जरूर मदद की जाएगी दोस्तों। और हमेशा याद रखना, एक सही मार्गदर्शन अगर हमें सही समय पे मिल जाए तो हमारे फेलियर्स से बचा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता आया हूँ, ये खाली पढ़ना हमारा लक्ष्य नहीं है ना। बड़े बुजुर्ग कह गए ना कि भाई पढ़ाई कैसे चल रही है, और वो साथ साथ में एक और चीज पूछते थे कि लिखाई भी कैसे चल रही है। तो पढ़ाई और लिखाई दोनों साथ साथ चलती है ना, कि ये पढ़ा लिखा आदमी है। तो तुम खाली पढ़ रहे हो क्लास से, या फिर तुम वहां पे कुछ लिख भी रहे हो, मतलब कुछ प्रैक्टिस भी कर रहे हो, मूल्यांकन भी कर रहे हो अपना, है ना। तो यहाँ पे हर रविवार को कहीं न कहीं आपको फ्री टेस्ट होता है। जैसे सोमवार से लेकर के शनिवार तक जो आपकी 6 क्लासेस होती हैं, इन 6 समग्र बैच की शाम को 8 बजे अपलोड की जाने वाली फ्री क्लासेस का आपको 6 लेसन्स का टेस्ट होगा। ये कहा जाता है कि एक बार में एक लक्ष्य को साधा जाए, आराम से फोकस उस पर किया जा सकता है, और सप्ताह के अंत में उस पर बैठ करके अपना मूल्यांकन कीजिए आप। तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्री टेस्ट को हर वीक पे पीडब्ल्यू एप्लीकेशंस पे। आपको कईयों को नहीं पता है, पीडब्ल्यू एप्लीकेशंस का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हर संडे बेसिकली हम टेस्ट से रिलेटेड एक कम्युनिटी पोस्ट भी जारी करते हैं, तो उस कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको जो है टेस्ट का लिंक या टेस्ट की जानकारी मिल जाएगी। कोशिश कीजिए, कहा जाता है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और आपकी भी नहीं होगी दोस्तों। और आप सभी का बहुत आभारी हूं। इस क्लास को शुरू करने से पहले एक मैं सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक कृतज्ञता की भावना से आप सभी को बेसिकली धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि जो समग्र सीरीज और मेरे द्वारा जो प्रयासरत इस ज्योग्राफी सीरीज को आपने बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया, एक अच्छा एंगेजमेंट आपकी तरफ से सिंसियर स्टूडेंट्स की तरह देखने को मिला। मैं उसके लिए आप सभी का आभारी हूं। और ये मेरी एक तरीके से दिल तमन्ना है कि आप अपने आप उत्तरोत्तर आगे, और बेसिकली जो आपकी जिज्ञासाएं हैं और जो आपकी ज्ञान पिपासा है वो और बढ़े, और नए आयामों पे आप अपनी समझ को लेके जाएं, और एक सक्सेसफुल कल्मिनेशन के साथ में जो है आप अपने लक्ष्य को हासिल करें। इस शुभेच्छा के साथ में आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास आपके पास में है लेसन नंबर 11वीं की एनसीईआरटी आप उठाएंगे, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो उसका 11वां चैप्टर आज हम कर रहे हैं, बहुत ही सहज और सुंदर शब्दों में। देखो, किताब में कितनी जटिल चीजें दी होगी अलग बात है, पर जे सर के पास में आ गए हो, इस चैनल पे आ गए हो, अब चीजें सॉल्व हो जाएगी तुम्हारे लिए। मतलब बड़े से पहाड़ है ना, उसको तोड़ करके एकदम आपको दे दिया जाएगा। अब उससे ताजमहल बना लो या मकबरा बना लो, तुम्हारी चॉइस है दोस्त, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो, विश्व की जलवायु व जलवायु परिवर्तन। देखिए, यहाँ पे क्लाइमेट की बात की जा रही है दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली जो है जलवायु की बेसिकली बात की जा रही है। तो क्या होती है जलवायु? एक चीज जो कहते हैं हम लोग सर, मौसम, है ना। कई बार होता है ना कि सर क्लाइमेट, आपके पास में जो है वेदर रिपोर्ट आती है,
तो सुबह का तापमान ये रहेगा, दोपहर को वर्षा हो सकती है, शाम को आंधी आ सकती है। तो ये बेसिकली होता है मौसम। मौसम क्या होता है आपके पास में, घंटे में चेंज हो सकता है, विद इन आवर, विद इन मिनट, सम टाइम। बेसिकली सुबह अलग था मौसम, दोपहर को अलग है, रात को अलग ही मौसम चल रहा है आपके पास में, राइट। तो मौसम तापमान में, दाब में, वर्षा में, आर्द्रता में जो बदलाव है मौसमी प्रक्रियाओं में, वह लगातार जो है आपके पास में फ्रीक्वेंट चेंज होता रहे, अनवरत चेंज होता रहे, तो वो मौसम की कैटेगरी में आता है। पर यही अगर मैं आपके पास में टेम्परेचर को, प्रेशर को, तापमान को, दाब को, वर्षा को, आर्द्रता को, जो बेसिकली आपके पास में बहुत लंबे कालखंड, वो कालखंड 50 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष का अगर मैं कालखंड लेके चलूं, और अगर मैं एक एवरेज निकालूं, एक औसत निकालूं, सर इस क्षेत्र में बेसिकली वर्षा होती है क्या, क्या यहाँ ज्यादा वर्षा है, यहाँ कम वर्षा है, यहाँ ज्यादा तापमान है, यहाँ कम तापमान है, यहाँ ज्यादा दाब है, यहाँ कम दाब है, यहाँ ज्यादा आर्द्रता है, यहाँ कम आर्द्रता है। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, उस क्षेत्र विशेष के अंदर पिछले कई दशकों में, शताब्दियों में कैसा औसत वेदर रहा होगा, उसका एक क्यूमुलेटिव सम अप किया जाए, बड़े लेवल पे, वृहद लेवल पे और बड़े टाइम स्केल के ऊपर किया जाए, तो उसको क्लाइमेट कहा जाता है। आइए इसको जानते हैं, सीखते हैं, वे समझते हैं। अध्याय 11, विश्व की जलवायु, और उस जलवायु में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसके क्या मायने हैं, आपके पाठ्यक्रम के संदर्भ में कैसे समझा जा सकता है, सहज शब्दावली में, सहज शब्दों में उसको समझेंगे, और ऐसा समझेंगे कि क्लास खत्म होने के बाद में चेहरे पे मुस्कान, मन में कॉन्फिडेंस, और तुम ढूंढोगे ये टॉपिक मैं किसको समझाऊं, अब किस दोस्त को, किस क्लासमेट को, है ना, किस फैमिली मेंबर को बता दूं क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, राइट। एक उत्सुकता अपने अंदर जगा के रखो, तभी कहीं न कहीं जो है आप इंटरेस्ट से पढ़ पाओगे। और पढ़ाई हमेशा इंटरेस्ट से होती है। कैसे होती है, इंटरेस्ट से होती है पढ़ाई। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। तो क्लाइमेट क्या है, जलवायु क्या है, तो किसी भी देश की जलवायु जानने के लिए वहां का तापमान जानना जरूरी है, वहां का वायुदाब, वहां का प्रेशर जानना जरूरी है, वहां का रेनफॉल जानना जरूरी, और वहां के विंड सिस्टम को जानना जरूरी है। ठीक है ना, कि सर विंड्स जो हैं आपके पास में, उनकी स्पीड क्या है, उनकी डायरेक्शन क्या है। इन चार चीजों से मैं किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत मौसमी घटनाएं जो होगी उनको बेसिकली जलवायु कहने वाला हूं, है ना। तो अतः किसी जगह विशेष की बेसिकली जो है यहाँ पे लगभग आपके पास में कहा जा रहा है 20 से 50 वर्ष के मौसमी घटनाओं को उस जगह की जलवायु कहा जाता है, जो प्रतिवर्ष लगभग एक समान रहती है। जैसे पिछली साल सर्दी दिसंबर में आई थी, गर्मी आपका मई जून में आई थी आपके पास में, तो सेम वे रहेगा आपके पास में। इन द सेम वे आपके पास में ये कहा जाता है कि जब तापमान बढ़ना है उसी वक्त बढ़ेगा, जब घटना है उसी वक्त घटेगा, जब वर्षा होनी है उसी वक्त होगी वो, राइट। तो ये चीजें क्या है, यह आपके पास में ट्रेंड मिल जाता है आपको है ना। यह क्या होता है आपके पास में, यहाँ पे पर्टिकुलर पवनों की गति है, दिशा है, एक निश्चित वायुदाब, वर्षा, तापमान का बेसिकली जो है अनुमान हम अनिवार्य तरीके से ज्ञान कर लें, तो वह चीज बेसिकली जो उसका एक तरीके से मोमेंट्री आज के रूप में जो है हम उसको मौसम कह देंगे, वेदर कह देंगे। और अगर मैं 10, 20, 30, 50 वर्षों की तुलना करूं तो उसको क्लाइमेट कह देंगे। अभी हम लगातार कह रहे हैं यार जलवायु परिवर्तन हो रहा, अखबारों में न्यूज आती है, कहीं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रिपोर्ट्स आती हैं, कई संगोष्ठियां होती है, कई सम्मेलन होते हैं इसके ऊपर, और इस पर निर्णय लिए जाते हैं आपके पास में, है ना। अब सर इसका रीजन क्या है, क्योंकि सर पिछले 10, 20, 30, 50, 100 वर्षों में लगातार ये जलवायु परिवर्तित होती है। तो जलवायु परिवर्तित हो रही है, सर आपका क्या मतलब, सर हमारा मतलब है तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, प्रेशर कंडीशंस चेंज हो रही है, प्रेशर कंडीशंस चेंज हो रही हैं, तो वायु, पवने, इनकी स्पीड और इनकी दिशा चेंज हो रही है। जब ये सब चेंज हो रहा है तो वर्षा की भी बेसिकली जो है कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि हो रही है। मतलब सर टेम्परेचर चेंज को सीधा जलवायु परिवर्तन से जोड़ा जा सकता है। तापमान में बदलाव जो हो रहा है उसको सीधा कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि तापमान का दाब से, और दाब का पवनों से लेना देना, और पवनों का वर्षा से लेना देना, हाँ या ना। तो ये चारों चीजें कनेक्टेड है ना। कमेंट में लिख के बताओ मेरे को, चलो एक बार लिख के बताओ कि जी सर हमें पता है कि टेम्परेचर और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स मतलब अगर तापमान उच्च तो दाब निम्न है, अगर तापमान निम्न तो दाब उच्च होगा। तो सर अगर मैं कहूं टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर लो हो रहा है, ओके। तो सर प्रेशर अप और लो, हाई और लो होने से क्या फर्क पड़ा कि सर हाई प्रेशर से विंड्स लो प्रेशर की तरफ जाती है, उच्च दाब से पवनें निम्न दाब की तरफ जाती है। और जब एक स्थान विशेष का
तापमान बढ़ता है, प्रेशर घटता है, वहां की जो पवनों की दिशाएं हैं, दशाएं हैं, गति हैं, उनमें चेंज आएगा। और जब पवनों की जो दिशाएं हैं, गति हैं, उन्हीं के कारण ही तो बेसिकली वर्षा हो रही थी। हाँ या ना? हमने ये सारी चीजें जानकारी ली हैं, बहुत अच्छे से सीखा है, समझा है। आज हम इस जलवायु को और भी बेसिकली अच्छे से सीखने समझने की कोशिश करेंगे। देखो, इसको सीखने और समझने से पहले जो मैंने विश्व का आपको बेसिकली ग्लोब का एक पर्टिकुलर जो है डायग्राम बना के दिया था कि सर बीच में से कौन काटता है? इक्वेटर। इक्वेटर के बेसिकली जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे कौन सी लाइन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे जो मकर रेखा। तो ये कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? कमेंट में लिख के बताओ। इसको कहेंगे हम आपके पास में, इसको कहेंगे ट्रॉपिकल क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय, इसके ऊपर ट्रॉपिक से आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री और कैप्रिकॉन से लेकर के एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ तक, इसके बीच वाले जोन को हम लोग कहेंगे टेम्परेट जोन, शीतोष्ण। क्या कहेंगे? शीतोष्ण क्षेत्र। फिर आर्कटिक से नॉर्थ पोल और एंटार्क्टिक से साउथ पोल तक यह क्षेत्र फ्रिजिड जोन कहलाता है आपके पास में। कैसा कहलाता है आपके पास में? ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है। अब ये चीजें आपको थोड़ा सा पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे उष्ण कटिबंध, ये शीतोष्ण कटिबंध और सबसे ऊपर शीत कटिबंध, ये 3 कटिबंध, 3 रीजन, 3 क्षेत्र आप जानकारी में लिख लीजिए। चाहे तो इस वीडियो को रोक करके एक बार हाथों हाथ ये डायग्राम बना लो। कम ऑन, लेट अस ड्रॉ इट। कम ऑन, लेट अस ड्रॉ इट। चल आगे बढ़ते हैं और विश्व की जलवायु के ऊपर बात करते हैं। देखिए, अगर मेरे को विश्व की जलवायु को समझना है तो उसके लिए मेरे को आंकड़े, डेटा होना आवश्यक है। और डेटा के बेस पे मैं जलवायु का वर्गीकरण 3 तौर से कर सकता हूं: आनुभविक, जननिक व अनुप्रयुक्त। आनुभविक, जननिक व अनुप्रयुक्त। तो सर इसका क्या मतलब हो गया? एम्पिरिकल। आनुभविक मतलब मैं ऑब्जर्व कर पाऊं, है ना। अनुभविक का मतलब ऑब्जर्व कर पाऊं, जैसे सर तापमान बढ़ा या घटा, बारिश बढ़ी या घटी, तो ये एम्पेरिकल होता है। तो जो कॉपन्स क्लासिफिकेशन, कॉपन्स करके एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने यह क्लासिफिकेशन दिया, उन्होंने यह वर्गीकरण दिया। और उन्होंने जो ये वर्गीकरण दिया है मित्रों, इसको बेसिकली हम लोग कौन सा वर्गीकरण कहते हैं आपके पास में? आनुभविक जलवायु वर्गीकरण। आनुभविक जलवायु वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारे यूपीएससी एग्जाम के लिए, तुम्हारे अन्य एग्जाम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। बाकी है सर जेनेटिक। जेनेटिक का क्या मतलब हुआ आपके पास में कि सर जो चीज है आपके जननिक, जननिक जो है आपके पास में कि सर सोलार रेडिएशन, सूर्य से आने वाली ऊष्मा बढ़ी या घटी, प्रेशर कंडीशन बढ़ा या घटा, तो उसके बेस के ऊपर। तो सर यह सारी चीजें जो हैं आपके पास में त्रिवार्ता के क्लासिफिकेशन। त्रिवार्ता भी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी जलवायु का वर्गीकरण दिया आपके पास में। फिर तीसरी चीज आती है अप्लाइड, जिसको हम अनुप्रयुक्त कहते हैं। अनुप्रयुक्त जलवायु वर्गीकरण तीसरा। अब ये जो अनुप्रयुक्त है या जिसको अप्लाइड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, इसमें आप एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, एक पर्टिकुलर प्रयोग के लिए, एक पर्टिकुलर निश्चित मेरे को कोई न कोई आउटकम चाहिए, तो उसके लिए बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो यहां पे थॉर्नवेट करके एक वैज्ञानिक थे, क्या नाम था इनका? थॉर्नवेट। तो थॉर्नवेट वैज्ञानिकों ने यहां पे आपके पास में एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, एक लक्ष्य के लिए, एक उपयोग के लिए जो जलवायु का क्लासिफिकेशन करना शुरू किया, है ना। तो वह अप्लाइड क्लासिफिकेशन हो गया। आज की तारीख में हम किसको फोकस करेंगे गुरुजी? क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में एम्पिरिकल, अनुभव के बेस पे, है ना, कि सर कितना तापमान बढ़ा या घटा, कितनी बारिश ज्यादा हुई या नहीं हुई। तो कोई तापमान आपके पास में किसी क्षेत्र का ज्यादा है, किसी क्षेत्र का तापमान ज्यादा है, जैसे आपके पास में उष्ण कटिबंध का ज्यादा है, किसी का कम है आपके पास में, कहीं बारिश ज्यादा है, कहीं बारिश कम है। तो इसी बेस पे हम लोग ये जो ऑब्जर्वेशन फीचर्स हैं, हम लोग जो ये आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण है, इसको बेसिकली प्रयुक्त करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो तुम बेसिकली डगमग मत हो जाना कि गुरुजी हमने तो एक ऐसी किताब देखी यूपीपीएससी की, यूपीएससी की, एसएससी की, कंपटीशन की, जिसमें ना 2 से 3 वर्गीकरण दे रखे, तो गुरुजी ने तो एक ही कराया। मेरे प्यारे दुलारे, देख भाई समझ इस बात को, हमें एग्जाम क्रैक करना है। एनसीईआरटीज के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है कि एनसीईआरटीज आर नेसेसरी, दे आर नॉट सफिशिएंट। एनसीईआरटी आवश्यक है, पर एनसीईआरटी अकेले से बेसिकली जो है वह आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। मतलब
इसके ऊपर भी हमको बेस बनाना होगा, इसके ऊपर भी हमने स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने होंगे, नॉलेज क्रिएट करना होगा, है ना, करंट अफेयर्स जोड़ना होगा, और नई नई चीज़ों का बेसिकली जो है एसिमिलेशन, कंपाइलेशन, संकलन करना होगा, ताकि हमारा ज्ञान क्या बने, यूपीएससी के लक्ष्य को साधने के अनुपात में बेसिकली हम उस कद पे बेसिकली खड़े हो पाए। क्या हम सभी यहाँ पे अपने लक्ष्य को इंगित कर पाए? यस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे एम्पिरिकल, हम लोग पढ़ेंगे आनुभविक जलवायु वर्गीकरण, जहां पे तापमान और वर्षण, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पे बेस पे कॉपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब कॉपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन क्या बात करता है कि कहाँ कितनी वर्षा है, कहाँ कितना तापमान है, कहाँ कितना कम तापमान है, उसके बेस पे बेसिकली यह क्लासिफिकेशन दिया जाता है ना। तापांतर वे वर्षा में बेसिकली जो है क्या आंकड़े हैं, उसके बेस पे स्थान विशेष का कहीं न कहीं क्लासिफिकेशन किया जाता है। ओके सर। अब कॉपन्स के जलवायु वर्गीकरण की पद्धति का बेसिकली अगर हम विकास की बात करें आपके पास है, तो थोड़ा उसके ऊपर आप डेटा लिख दीजिए कि यहाँ पे वी कॉपन नाम के ये वैज्ञानिक थे आपके पास में, मौसम वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक विकसित की जलवायु वर्गीकरण की आनुभविक पद्धति, है ना। और ये सबसे व्यापक आज की तारीख में दुनिया में सबसे बेस्ट, सबसे बेटर और सबसे वाइडली यूज्ड कोई क्लासिफिकेशन है ना, सबसे ज्यादा जो यूज किया जा रहा है वो कौन सा है? वो है सर आपके पास में कॉपन, वी कॉपन द्वारा विकसित आनुभविक पद्धति, वी कॉपन द्वारा विकसित एम्पिरिकल मेथड ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। इसमें यह वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच घनिष्ठ संबंध की पहचान करते हैं। अच्छा मेरे को बताओ एक बात, सभी बताओ, चलो कमेंट्स में बताओ मेरे को, क्या पहाड़ों में अलग तरह की वनस्पति है? हाँ सर। सर घास के मैदानों में अलग वनस्पति है। सर अगर मैं टुंड्रा प्रदेश में चला जाऊं जहां पे बर्फ ही बर्फ, अलग वनस्पति होगी। सर मैं राजस्थान के जो है मरुस्थल में चला जाऊं, अलग वनस्पति होगी। सर अगर मैं सुंदरबन डेल्टा में चला जाऊं, है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट में चला जाऊं, अलग वनस्पति होगी वहां पे। सर मैं वर्षा वनों में चला जाऊं, मेघालय के जंगलों में चला जाऊं, अलग वनस्पति होगी वहां की, राइट। तो क्या मतलब हुआ, वहां के तापमान पे और वर्षा के आधार पे कि सर टेम्परेचर कैसा है वहां का, राइट, और वहां पे बारिश कितनी होती है उसके आधार पे क्या वहां की वनस्पति होती है, उसके आधार पे वहां की वेजिटेशन होती है, उसके आधार पे वहां पे वन होते हैं, उसके आधार पे वहां पे पेड़ पौधे होते हैं, घास के मैदान होते हैं, राइट, अलग अलग। तो इन्होंने बेसिकली किस चीज की घनिष्ठता स्थापित की कि सर जो ये जलवायु है ना, जलवायु के आधार पे ही वनस्पति पैदा होती है। रेगिस्तान में रेगिस्तान के जैसी, जंगलों में जंगलों के जैसी, पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्रों के जलवायु के अनुरूप आएगी। समझ पाए? तो ये चीज लिख लो, ये चीज पूछी गई, ये चीज और पूछी जाएगी कि किस क्लासिफिकेशन के अनुसार क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के लिए, जलवायु के वर्गीकरण के लिए वनस्पति वितरण को आधार माना गया। तो कैसा वेजिटेशन है, कहां किस प्रकार की वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, उस आधार पे श्रीमान ने एक घनिष्ठ संबंध स्थापित किया वनस्पति के वितरण, वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन और क्लाइमेट टाइप्स के बीच में, टाइप क्लाइमेट के, जलवायु के बीच में। तो उन्होंने कहा कि तापमान और वर्षा के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण में संबंध स्थापित किया, और इन मानकों का उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए क्या, वर्षा और तापमान के मध्यमान वार्षिक एवं मध्यमान मासिक आंकड़ों पर आधारित यह एक आनुभाविक पद्धति है। मतलब मध्यमान वार्षिक का क्या मतलब, क्या मीन एनुअल, और मध्यमान मंथली का क्या हो गया, मीन एवरेज जिसको कहते हैं, औसत जिसको कहते हैं मासिक। तो मीन एनुअल एंड मीन मंथली डेटा के आधार पे बेसिकली यहाँ पे ये आनुभाविक एम्पिरिकल पद्धति कॉपन्स ने दी थी, जो कि वनस्पति के वितरण पे, कहाँ कैसी वनस्पति है वहां वैसा जहां पे क्लाइमेट पाया जाएगा। उन्होंने जलवायु के समूहों प्रकारों को इस प्रकार पहचान करने के लिए बड़े व छोटे अक्षरों का प्रयोग किया। तो उन्होंने कहीं पे कैपिटल लेटर्स का यूज किया, कहीं पे स्मॉल लेटर्स का यूज किया, ठीक है ना, कहीं पे कैपिटल लेटर्स का यूज किया, कहीं पे स्मॉल लेटर्स का यूज किया, है ना। तो आज नहीं, आज से 100 साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। कब?
100 साल पहले की बात कर रहे हैं। सन 1918 में कॉपेंस ने विकसित किया, समय के साथ संशोधित हुई कॉपन की यह पद्धति आज भी लोकप्रिय है, आज भी प्रचलित है, आज भी प्रचलित है। आर वी क्लियर ऑन दिस? आर वी क्लियर ऑन दिस? वी आर क्वाइट क्लियर ऑन दिस, वी आर क्वाइट क्लियर ऑन दिस। चलो ओके बच्चा, यस। सो सन 1918 में इन्होंने ये बेसिकली कॉपेंस क्लासिफिकेशन दिया था, और समय के साथ साथ इसको जो है, जैसे इनके और डिसाइपल्स आगे आते गए, और भी अन्य वैज्ञानिकों ने मिलकर के इस पद्धति को बेसिकली जो है कॉपेंस क्लासिफिकेशन को थोड़ा चेंज किया। तो समय के साथ इसमें संशोधन हुए, है ना, और कॉपन की यह पद्धति आज सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रचलित है। तो कल की तारीख में अगर आपको क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा तो 90% तो यही चांस है सीधा क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कॉपन पे ही पूछा जाएगा। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे इस पे, मेंस के अंदर जो है आपके पास में सीधा पूछ ले जाएगा, है ना, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो आपको कॉपन्स लिखना। आओ कॉपन्स क्लासिफिकेशन को समझते हैं। देखिए अब कॉपन्स क्लासिफिकेशन में बेसिकली क्या था कि यहाँ पे 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए, जिनमें से 4 तापमान पर और 1 वर्षण पर आधारित है ना। टोटल कितने हैं आपके पास में? 5, है ना। और उन 5 में से 4 किस पे आधारित है आपके पास में? तापमान पे, 4T, और 1 किस पे आपके पास में है? आपके पास में एक जो वर्गीकरण का भाग है वह रेनफॉल पे आधारित है। तो ओवरऑल यह टेम्परेचर और रेनफॉल पे, वर्षण व तापमान पे आधारित क्लासिफिकेशन है। अब देखो जो ये 5 आधार है ना आपके पास में, 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ये आइलैंड वाला अलग है, ठीक है ना। अब इनमें से अगर आप यहाँ पे चीज देखने की कोशिश करेंगे, तापमान के आधार पे क्या हुआ? उष्ण कटिबंधीय जलवायु, है ना। कि सर सभी महीने का औसत तापमान क्या है? 18 डिग्री से ज्यादा। तो ट्रॉपिकल जहां पे हो वहां पे कैपिटल है, 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान हो। शुष्क जलवायु का क्या मतलब हुआ आपके पास में? कि सर शुष्क, ड्राई, सपोज सर यहाँ पे बारिश होती है, 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है एनुअल, है ना, पर इतनी गर्मी पड़ती है सर कि सर यहाँ पे वेपराइज हो जाती है, वो पानी भाप बन के उड़ जाता है वापस, ठीक है ना। तो जितनी बारिश और उससे भी ज्यादा बेसिकली क्या है, वर्षण की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है। जो वेपरेशन है, इवेपरेशन है, पानी भाप बन के वापस उड़ जाता है। सपोज 50 सेंटीमीटर बारिश हुई, 60 सेंटीमीटर जो है करीब जो है जो पानी है वह वाष्पीकृत होकर उड़ गया। तो एंटायरली एरिया क्या रहेगा? ड्राई ही रहेगा, शुष्क रहेगा सर यहाँ पे। फिर एक कोष्ण शीतोष्ण, सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री और सर्वाधिक से किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा, मतलब उष्ण कटिबंधीय से तो कम है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कोष्ण का, अगर मैं कहूं आपके पास में, तो सर यह 18 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच में रहेगा सर आपके पास में, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एरिया है जहां पे ठंडा महीने में तापमान 3 डिग्री पे चला जाए और गर्म महीने में तापमान 18 डिग्री तक चला जाए, है ना। इन्हें मध्य अक्षांश की बात करेंगे, मतलब कर्क रेखा से लेकर के जो आर्कटिक व्रत है या फिर मकर रेखा से लेकर के एंटार्क्टिक व्रत के बीच में। फिर शीतल हिमवन जलवायु, शीतल हिमवन जलवायु मतलब वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 0 अंश तापमान से 3 डिग्री नीचे है, -3 डिग्री। अब सर ये हम लोग कहां पे आ गए? अब ये लोग कहां पे आ गए हम लोग? हिमवन। हिमवन का क्या मतलब हो गया सर आपके पास में? अल्पाइन, या फिर आपके पास में ये कह दूं जो फ्रीजिड एरिया, टुंड्रा वनस्पति जो हो गई आपके पास में, बर्फीले एरिया के अंदर है, ठीक है ना। कि सर 0 से भी नीचे, मतलब ये 3 डिग्री है ना आपके पास में, इससे भी नीचे औसत तापमान 0 अंश तापमान से 3 डिग्री नीचे रह रहा है। अब शीत का क्या मतलब? सभी महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रह रहा है आपके पास में। तो यहाँ पे शीत टेम्परेचर के बेस पे मतलब यहाँ पे है 10 डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस से भी तापमान जो है कम देखने को मिल रहा है। उच्च भूमि हाईलैंड, अच्छा उच्च भूमि के साथ क्या होता है हमको पता है कि सर ऊंचाई के साथ में तापमान क्या होता है? कम हो जाता है। तो जो भी हाईलैंड होगा, पहाड़, जो भी हाईलैंड होगा, पठार, तो वहां पे क्या होगा आपके पास में? थोड़ा थोड़ा उच्च भूमि के कारण वहां पे ठंड पाई जाएगी। लैप्स रेट पढ़ा ना हमने, लैप्स रेट के बारे में जानकारी ली ना कि सर प्रति कुछ मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री तापमान गिरेगा। द सेम वे ये उच्च भूमि है, कुछ हंड्रेड्स ऑफ द मीटर ऊंचाई पे है, तो वहां पे तापमान यहां की तुलना में ऊपर कम पाया जाएगा, ठीक है। चलो
तो आप देख पा रहे होंगे मात्र एक जगह पे यहाँ पे जो है वर्षा की बात की जा रही है, अन्य तमाम जगहों पे बेसिकली ए बी सी डी ई एच है ना, ये सारी किसकी बात की गई आपके पास में, एवरीवेयर। एच मतलब हाईलैंड, एच मतलब हाईलैंड, ठीक है, ये सारी चीजें याद रख लो। चलो, ए बी सी डी ई एच, ठीक है, ए बी सी डी ई एच। ए माने ट्रॉपिकल, बी माने ड्राई, सी माने टेम्परेट, डी माने माने पोलर रीजन, है ना। अब ई माने कोल्ड, कोल्ड शीत रीजन, एच माने हाईलैंड, उच्च भूमि, ठीक है। चलो, तो यहां पे ए का मतलब ट्रॉपिकल ह्यूमिड, बी का मतलब ड्राई, सी मतलब मिड लैटिट्यूड मतलब कर्क रेखा से लेकर के आर्कटिक वृत्त और नीचे दक्षिण में मकर रेखा से लेकर के एंटार्कटिक वृत्त तक। फिर है मिड लैटिट्यूड में डी पाया जाएगा, जहां पे डी को बेसिकली हमने क्या कहा आपके पास में, शीतल हिमवन जलवायु, सीवियर मिड लैटिट्यूड में, है ना, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल और सब आर्कटिक जोन्स में ये पाया जाएगा। ई को हम पोलार कहेंगे, ध्रुवीय। एच मतलब उच्च भूमि है। ये मेजर क्लाइमेट ग्रुप हैं जो 6 आपको पढ़ने हैं। अब इनको आगे क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। जैसे ए है, ए को जो है यहाँ पे ए, फिर स्मॉल एफ कर दिया, फिर ए स्मॉल एम कर दिया, फिर ए डब्ल्यू कर दिया। तो सर इसमें क्या मतलब हुआ कि सर अगर यहाँ पे बारिश अच्छी खासी है तो एफ हो गया। अगर मॉनसून मतलब वर्ष के एक निश्चित समय, जैसे हमारे यहाँ पे कब आती है, दक्षिण पश्चिम से मॉनसून आता है, दक्षिण पश्चिम से मॉनसून आता है आपके पास में जून जुलाई में, और उत्तर पूर्व से मॉनसून कब आता है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून इंडिया के अंदर आता है सपोज आपके पास में दिसंबर का महीना है, नवंबर दिसंबर का महीना है। तो सर एक निश्चित समय जब बारिश हो मॉनसून के सीजनल रिवर्सल के कारण, तो ए एम कर दिया हमने। ए डब्ल्यू क्या हो गया सर आपके पास में, जहां पे बारिश कम हो रही हो। अब जब बारिश कम होगी तो वहां पे क्या होगा, घास के मैदान होंगे, वहां पे पेड़ पौधे ज्यादा अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे, तो वहां पे ए डब्ल्यू कर दिया। तो वही है यहां पे, एक मतलब हो गया तापमान को दर्शाना, एफ का मतलब हो गया यहां पे बारिश को दर्शाना, घनी बारिश, सीजनल बारिश, बहुत कम बारिश। समझ में आई। अब ये तो ट्रॉपिक्स की बात की, कर्क और मकर रेखा के बीच में। अब हम बी की बात करें तो सब ट्रॉपिकल मिड लैटिट्यूड्स में अगर हम बात करें आपके पास में ट्रॉपिक से ऊपर और मिड लैटिट्यूड, मिडिल लैटिट्यूड मतलब 30 से 60 डिग्री के बीच में, तो वहां पे डेजर्ट्स पाए जाएंगे, वहां पे घास के मैदान पाए जाएंगे, है ना। अब सब ट्रॉपिकल में पाया जा रहा है तो बी डब्ल्यू एच हो गया। आपके पास में स्टेपीज में पाए जा रहे घास के मैदान है तो बी एस एच हो गया। डेजर्ट्स में है तो बी डब्ल्यू के हो गया। आपके पास में स्टेपीज है तो बी एस के। अब इनको याद करना पड़ेगा, याद ये धीरे धीरे हो जाएंगे आपको। चलो आओ इनको थोड़ा सा सीखते हैं, समझते। देखो अंत में तो इतना टफ नहीं है। टुंड्रा को ई टी लिख दिया, आइस कैप को ई एफ लिख दिया, हाईलैंड को एच लिख दिया। तो क्लाइमेट मेजर ग्रुप और क्लाइमेट टाइप और सब टाइप्स आपको याद होने चाहिए बच्चा। चलो, तो कॉपन्स क्लासिफिकेशन किस पे बेस पे है कि सर कुछ क्षेत्र कहां पे है आपके, मिड लैटिट्यूड में है, ठीक है ना, मिड लैटिट्यूड के अंदर है आपके पास में, जैसे ये ऑरेंज वाला, ठीक है, तो ट्रॉपिकल हो गया। अब येलो वाला क्या है, इसके थोड़ा ऊपर भी येलो है, इसके थोड़ा नीचे भी येलो है, तो येलो का क्या मतलब हो गया, ये ड्राई लैंड है सर आपके पास में। आपके पास में येलो के पास में ग्रीन भी दिखेगा, येलो के पास में ग्रीन भी दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, येलो के पास में ग्रीन दिखेगा, येलो के पास में ग्रीन दिखेगा। ये क्या है सर, ये टेम्परेट जोन है, शीतोष्ण क्षेत्र है। फिर कई बार आपको कॉन्टिनेंटल एरियाज भी दिखेंगे, कॉन्टिनेंटल एरियाज, फिर है पोलार एरियाज, पोलार एरिया, ध्रुवीय ध्रुवीय ध्रुवीय, ठीक है। चलो ये कॉपन्स क्लासिफिकेशन, चलो इसको लिख लो बेटा आप एक बार। कम ऑन, ए माने ट्रॉपिकल, बी माने ड्राई, सी माने टेम्परेट, डी माने कॉन्टिनेंटल, ई माना पोलर। 5 मेन ग्रुप्स हैं और आगे इसके सब ग्रुप्स भी दे रखे हैं, ठीक है। चलो, तो कौन कौन से अक्षर हैं, बड़े अक्षर ए सी डी ई, यह आर्द्र जलवायु को दर्शाते हैं। आर्द्र क्या मतलब है आपके पास में, रेनफॉल अच्छी है। और बी शुष्क जलवायु को, बी शुष्क मतलब रेनफॉल कम है, बारिश कम है। जलवायु समूह को तापक्रम और वर्षा की मौसमी विशेषताओं के आधार पर कई उपप्रकार में विभाजित किया गया। और मेंस टाइप तो कैपिटल लेटर, और जब इसका जो सब टाइप आएगा तो उसके आगे क्या आएगा, स्मॉल लेटर, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है ना। तो शुष्कता वाले मौसम के अंदर छोटे अक्षर एफ एम डब्ल्यू एस द्वारा इंगित किया जाता है। इसमें एफ शुष्क मौसम के न होने को, एम मॉनसून जलवायु को, और
डब्ल्यू शीत ऋतु को बताता है सर आपके पास में। एस शुष्क ग्रीष्म ऋतु को बताता है। शुष्क ग्रीष्म मतलब गर्मियों में बारिश नहीं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे छोटे अक्षर ए बी सी डी क्या बताएंगे सर आपके पास में? तापमान की उग्रता वाले भाग को दर्शाते हैं, तापमान जहां पे ज्यादा हो, है ना। तो अब कैपिटल बी का क्या मतलब हुआ आपके पास में? यहाँ पे जलवायु जो उपविभाजित करते हुए स्टेपीज अथवा अर्ध शुष्क के लिए जो है एस और मरुस्थल के लिए डब्ल्यू जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको बी मतलब स्टेपीज हो गया, अर्ध शुष्क हो गया, है ना, अर्ध शुष्क के लिए एस हो गया, और यहाँ पे मरुस्थल के लिए डब्ल्यू शब्द यूज किया जाएगा, ठीक है। तो कॉपन्स के जलवायु वर्गीकरण के लिए उष्ण आर्द्र, शुष्क, शीतोष्ण आर्द्र, शीत आर्द्र व ध्रुवीय जलवायु, यह 5 प्रकार की जलवायु हो सकती हैं और इन पांचों जलवायु का यह क्लासिफिकेशन हो सकता है। चलो इसको लिखो एक बार। कॉपन्स के अनुसार जलवायु के प्रकार: ए उष्ण कटिबंध में जहां बारिश अच्छी है, जहां बारिश कम है शुष्क, बी। सी जहां पे टेम्परेट मध्य अक्षांश के बीच में बात कर रहे हैं, डी माने आपके पास में पोलर एरिया, ई आपके पास में शीत जलवायु, और एफ माने आपके पास में उच्च भूमि हाई लैंड की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। चलो अब अगर बारिश सही है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र है तो ए एफ, अगर मानसून है तो ए एम, अगर उष्णकटिबंधीय आर्द्र में शुष्क है मतलब आपके पास में क्या है, शुष्क का क्या मतलब हो गया, ड्राई, तो ए स्मॉल डब्ल्यू हो गया, है ना। जाड़े में शुष्क ऋतु, तो जाड़ा मतलब हो गया सर्दियां, सर्दियों में बारिश नहीं होती है सर आपके पास में। मानसून जो होगा आपके पास में वो लघु और शुष्क ऋतु होती है आपके पास में। मानसून में क्या होगा, ज्यादा बारिश होती है और ड्राई सीजन छोटा होता है। ए एफ में क्या होगा सर, उष्णकटिबंधीय आर्द्र में कोई शुष्क ऋतु नहीं होती, मतलब आपके पास में हर टाइम बारिश होती है। शुष्क मतलब क्या क्या हो गया, शुष्क मतलब हो गया ड्राई, ड्राई मतलब बारिश नहीं होना, ठीक है। अच्छा बी मतलब सर आपके पास में घास के मैदान बता रहा है, और कम बारिश है तो फिर मरुस्थल बता रहा है। अगर आपके पास में उपोष्ण क्षेत्र की बात करें, उप उष्ण, उष्ण के ऊपर सब ट्रॉपिक्स की बात करें तो ये निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क व शुष्क एरिया में BSH, और वहीं निम्न अक्षांशीय एरिया में है तो BWH लिख देंगे इसको, ठीक है ना। जबकि अगर आप मिडिल लैटिट्यूड्स के ऊपर स्टेपीज की बात करेंगे तो मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क हो जाएगा, और मध्य अक्षांशीय मरुस्थल की बात करेंगे तो BW के हो जाएगा सर आपके पास में। तो BWH क्या है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। BWK क्या है, मिड लैटिट्यूड के अंदर पाए जाने वाले डेजर्ट, मध्य अक्षांशीय शुष्क क्षेत्र। अब सर मध्य अक्षांश में कई जगह कोष्ण शीतोष्ण भी पाया जाता है। कोष्ण शीतोष्ण मतलब क्या हो गया आपके पास में, ट्रॉपिकल्स, है ना, टेम्परेट रीजन के अंदर। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय CFA भूमध्य सागरीय, CSA मेडिटेरेनियन जिसको कहते हैं, और समुद्र का पश्चिम तटीय एरिया CFB। डी है आपका शीतल एरिया, ई है आपका टुंड्रा, एफ है आपका उच्च भूमि वाला एरिया। ये पॉइंटर्स क्लियर हुए आपको? हुए तो मेरे को लिख के बताओ तो एक बार। हाँ दोस्तों तो अभी तक आपने देखा कि सर एनसीईआरटी के अंदर कितनी सारी चीजें कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स लगी ना। अभी पीछे तक जितना भी तुमने आधे घंटे 20 मिनट सुना, ओ पता नहीं कहाँ चल रहे हैं रोलर कोस्टर में, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय से ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, उष्ण शीतोष्ण, ओ भाई कोष्ण, ये क्या होता है गुरुजी। कुछ चीजें सॉल्व कर दीजिए, आइए सॉल्व कर दी आपके लिए सारी चीजें। यही इस क्लास में पढ़ने का, यही समग्र बैच का आपको फायदा मिलने वाला है। आपको कॉपन्स क्लासिफिकेशन अगले आधे घंटे के अंदर आत्मा में, आपके सबकॉन्शियस में, आपके अवचेतन में पिरोने वाला है, तो बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए जलवायु के बारे में हमने काफी सारी चीजें समझ ली है। अब बेसिकली हम लोग जो चीजों को समझने की कोशिश करने वाले हैं वो है आपके पास में दाब और पवन, ये सारी चीजें हम करेंगे। बट अभी उससे पहले हम लोग क्लाइमेट क्लासिफिकेशंस के बारे में थोड़ा समझते हैं। क्लाइमेट क्लासिफिकेशंस ये रहा, ठीक है ना। हाँ, तो कॉपेन ने जलवायु का जो वर्गीकरण किया है ना भैया आपके पास में, है ना, तो वहां पे बेसिकली हम भारत के संदर्भ में थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि इंडिया के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हम यूपीएससी लिख रहे हैं ना, तो इंडिया के संदर्भ में पहला आएगा। तो भारत में तापमान, दाब व वर्षा के वितरण से संबंधित प्रादेशिक विभिन्नता पाई जाती है। हम सभी को पता है कि सर हमारा भारत जो है वो बेसिकली क्या है, आधा बेसिकली जो है वह ट्रॉपिक्स में, और उससे ऊपर वाला जो है सब ट्रॉपिक्स में। ये उष्ण कटिबंधीय है और ये उपोष्ण कटिबंधीय है ना।
तो इस प्रादेशिक विभिन्नता के आधार पर भारत को विभिन्न जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। कॉपन्स ने भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, सीखते हैं व समझते हैं। तो कॉपन्स हैज क्लासिफाइड क्लाइमेट रीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ 3 चीजें हैं सर, एक तापमान है, वर्षा है, और कैसी वहां पे जो है वनस्पति पाई जाती है, इसके आधार पे। तो ए माने अभी पढ़ा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सर। उष्णकटिबंधीय मतलब जो ये इक्वेटर और कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके बीच का क्षेत्र जो है ना, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं ट्रॉपिक्स की, है ना। बी मतलब डेजर्ट क्लाइमेट, एच मतलब हॉट होगा, के मतलब कोल्ड होगा, एस मतलब हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, गर्म मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल, एस मतलब सेमी एरिड, पूरा शुष्क नहीं है पर अर्ध शुष्क है, डब्ल्यू मतलब एरिड टोटली बेसिकली ड्राई एरिया है सर। चलो आओ, ये पता चल गया। सी माने सब ट्रॉपिक। अच्छा सर, सब ट्रॉपिक्स क्या होता है गुरुजी? अब सर सब ट्रॉपिक्स हैं यही हमारी अर्थ, ये हमारी इक्वेटर, ये हमारी कर्क रेखा, ये हमारी मकर रेखा, ये हमारा आर्कटिक वृत्त, ये हमारा एंटार्क्टिक वृत्त, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव, ये हमारा उत्तरी ध्रुव, ठीक है। अब इसमें अगर मैं कहूं सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उपोष्ण, तो सर उष्ण तो ये हो गया उष्ण कटिबंधीय, मतलब उष्ण के ऊपर वाला, तो सर ये वाला जोन होगा, ये वाला जोन जो होगा ना आपके पास में, इसको कहा जाएगा आपके पास में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। नीचे भी यही होगा, ट्रॉपिक्स के जस्ट साउथ में उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल जलवायु। अब टेम्परेट कौन सा होगा? इसके ऊपर जाओगे तो ये है टेम्परेट, ये है शीतोष्ण, ये क्या है? अच्छा खासा ठंडा तापमान देखने को मिलेगा। ध्रुवीय, ये वाला एरिया, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है ना, पोलार ई, ठीक है ना। और पूरे वर्ष पर जहां पे भी वर्षा होगी, फुल रेनफॉल होगा, उस वहां पे एफ, स्मॉल एफ लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। जहां पे आपके पास में स्मॉल एस का क्या मतलब है? शुष्क ग्रीष्म, समर्स है वो ड्राई है। स्मॉल एस का क्या मतलब है? कि जो समर्स है, गर्मियां हैं, उसमें बारिश नहीं है, वहां पे क्या है? वहां पे क्या है? वर्षा नहीं होगी गर्मियों में, ठीक है ना। शुष्क शीत का क्या मतलब है? कि सर जो विंटर्स हैं, डब्ल्यू मतलब विंटर, विंटर को हमने छोटा कर दिया, अब यहां पे क्या मतलब है? शुष्क शीत ऋतु, मतलब विंटर से ड्राई होगी, मतलब सर्दियों में वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी सर्दियों के अंदर, ठीक है। जी मतलब गैंजेटिक प्लेन हो गया आपके पास में, ठीक है ना। स्मॉल सी कूल समर, मॉडरेट समर, मतलब जो समर मतलब गर्मियां। अब जो ग्रीष्म ऋतु होती है ना, कड़ाके की गर्मी पड़ती है, 40 45 50 डिग्री लू चलती है, बोले ऐसा नहीं। सी माने कूल समर, ठंडी कम गर्म ग्रीष्म ऋतु। एम मतलब मॉनसून, एम मतलब मॉनसून। तो क्लाइमेट वर्गीकरण के अंदर प्रश्न क्या आ सकता है? तो इंडिया के संदर्भ में ये पूछा जा सकता है। आओ इसको जानते हैं, सीखते हैं, वे समझते हैं। जाने, सीखे वे समझे। AMW का क्या मतलब हुआ सर? मॉनसून टाइप ऑफ द क्लाइमेट विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन, है ना। यहां पे औसत तापमान जैसे हमने कहा कि सर 18 डिग्री के बीच होगा। क्यों? क्योंकि ए माने उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन, है ना, तो इसलिए तो ए आ ही गया। फिर एम माने अपने पास में कि सर मॉनसून है आपके पास में, मॉनसून है आपके पास में। अब डब्ल्यू माने आपके पास में शॉर्ट ड्राई सीजन, सर शुष्क ऋतु है पर बहुत ही कम, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या हो रही है? बारिश हो रही है। और तापमान, क्योंकि 18 आपके पास में ट्रॉपिक्स में, तो ट्रॉपिक्स में तापमान क्या होता है? औसत तापमान वर्षा का साल भर का 18 डिग्री से ज्यादा। तो इस जलवायु प्रदेश में 18 डिग्री से ज्यादा तापमान होगा, बारिश अच्छी खासी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी आपके पास में, और मॉनसून का आगमन सर्वप्रथम और निवर्तन अंत में होता है। इन दिस रीजन अराइवल ऑफ द मॉनसून टेक्स प्लेस फर्स्ट एंड रिट्रीटिंग इन द एंड। तो आपके पास में मई जून में बारिश शुरू हो जाती है और नवंबर दिसंबर तक आपका रिट्रीटिंग मॉनसून चलता है ना। और इस क्षेत्र में शुष्क ऋतु, ड्राई सीजन जो है बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है। मतलब 12 में से 3-4 महीने ऐसे होंगे जब बारिश ना हो, बाकी मेजोरिटी ऑफ द टाइम बारिश हो रही है आपके पास में। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती हैं, यहाँ पे महोगनी, एबनी, रोजवुड पाया जाता है ना। तो यहाँ पे कैसा ट्रॉपिकल
एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वनस्पति देखने को मिलेगी, महोगनी, एबनी, रोजवुड देखने को मिलेगा। यह जलवायु भारत में जो है अगर आप देखेंगे ना, भारत में जो है कर्नाटका और केरला, कर्नाटका और केरला इन दो क्षेत्रों में पाई जाती हैं। वह भारत के द्वीप समूह में, द्वीप समूह कौन से हैं, आइलैंड्स कौन से हैं आपके पास में सर, लक्षद्वीप, अंडमान, निकोबार, यहाँ पे। तो यह 4 स्थान हैं जहां पे भारत में ए स्मॉल एम स्मॉल डब्ल्यू क्लाइमेट पाया जाता। समझ में आ रहा है ना? AMW कहां पे पाया जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, एम मतलब मॉनसून, बारिश ज्यादा, साल का 8-9 महीने उस वहां पे बारिश होगा, ज्यादातर भाग में बारिश होगा, और ड्राई सीजन बहुत ही छोटा होगा, 18 डिग्री से ज्यादा तापमान, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा, है ना। महोगनी, इबनी, है ना, यहाँ पे पाया जाएगा। केरला, कर्नाटका और इंडिया के आइलैंड्स इसमें पाए जाते हैं ना। अब एस मतलब समर्स जो है वह सूखा हुआ है। जनरली गर्मियों में बारिश होती है, पर ऐसा भी तो कोई क्षेत्र हो सकता है ना जहां पे गर्मियों में बारिश ही ना हो। जहां बारिश कहां होगी, फिर सर्दियों में बारिश होगी। कहां होगी, सर्दियों में बारिश होगी, मतलब शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मॉनसून प्रकार। ए मतलब शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मॉनसून प्रकार। अब यहाँ पे जो है आपके पास में ड्राई समर्स बताया, मतलब आपके पास में गर्मियों में बारिश नहीं हो रही, ओवरऑल बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में हो रही है। नॉर्थ ईस्ट विंड्स और साइक्लोन्स के कारण जो बारिश होती है भारत के अंदर, है ना, नॉर्थ ईस्ट विंड्स मतलब रिट्रीटिंग मॉनसून, है ना, जो आपका तमिलनाडु के कोस्ट पे बारिश लेके आएगा। और उत्तर भारत में भी कहीं न कहीं आपने देखा होगा जो टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं, है ना, जिसको मावट वगैरह कहते हैं, तो वहां पे भी बेसिकली जो है बारिश जो होती है आपके पास में, तो साइक्लोन से और नॉर्थ ईस्ट विंड से यहाँ पे बारिश होती है। इस जलवायु प्रदेश में 18 डिग्री से ज्यादा तापमान पाया जाता है। यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ अधिकतम वर्षा सर्दियों में होती है और उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के द्वारा होती हैं आपके पास में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ पे आते हैं सर आपके पास में, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के सर बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में भी बेसिकली चक्रवातों के कारण भी वर्षा होती है। और इस क्षेत्र में गर्मियों की ऋतु में वर्षा प्राप्त नहीं होती है। सर्दियों में मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में बारिशें हो रही है सर। यहाँ पे समझ में आया, एस, ठीक है। एस क्लासिफिकेशन मॉनसून विद ड्राई समर, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मॉनसून प्रकार। अब इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए AW को। AW क्या हो गया, सवाना। सवाना का घास के मैदान होते हैं गुरुजी, है ना। मतलब सर घास के मैदान क्यों सर, बारिश बराबर नहीं हुई, बारिश ज्यादा नहीं हुई, तो सर है तो गर्म क्षेत्र में, है तो टेम्परेट जोन में आपके पास हो, तो टेम्परेचर कितना है, ट्रॉपिकल रीजन में होने के कारण, उष्णकटिबंध होने के कारण 18 डिग्री से ज्यादा है। पर सर बारिश अब जो पहले 100 से 200 थी वो अब 100 से 50 मतलब और भी कम होगी। तो और कम होगी तो फिर यहाँ पे क्या होगा, घास के मैदान होंगे सर आपके पास में। तापमान 18 से ज्यादा, बारिश 50 से 100 सेंटीमीटर। यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के शुष्क पतझड़ वनस्पति पाई जाती हैं। पतझड़ मतलब एक सीजन में बारिश नहीं होगी, ड्राई सीजन, शुष्क सीजन में पेड़ पौधे पत्तियां वाष्पोत्सर्जन ज्यादा ना हो इसके लिए झाड़ देंगे, तो पतझड़ वनस्पति पाई जाएगी, जिसको हम डेसिडुअस वेजिटेशन कहते हैं। कैसे कहा जाता है आपके पास में, डेसिडुअस वेजिटेशन। तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल साल। तो यहाँ जलवायु प्रदेश भारत में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है ना। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, उड़ीसा में भी यह पाया जाता है। ठीक है ना, जहां बारिश 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच हो। फिर BSHW सेमी एरिड स्टेपी टाइप क्लाइमेट, है ना। अच्छा, अर्ध शुष्क स्टेपी भी घास के मैदान होते हैं, याद रखना, बारिश कम होगी यहाँ पे, है ना। तो BSHW में क्या होगा कि सर बारिश 50 से भी कम, 25 से 50 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही है। और टेम्परेचर क्या है आपके पास में, इंटेंस, विषम परिस्थितियां हैं सर आपके पास में। सेमी एरिड परिस्थितियां हो गई। सेमी एरिड का क्या मतलब हो गया सर आपके पास में, बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत भयंकर गर्मी है। क्यों सर, क्योंकि सर ये वाला क्षेत्र जो होगा वह समुद्र से, जल से समुद्र से बहुत दूरी पे है, बहुत दूरी पे है। ये वाला जोन है सर आपका,
ये वाला जोन है सर। तो इट हैज कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, इट हैज कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बच्चा? चलो, तो इन दिस रीजन इंस्टेंट क्या है आपके पास में, टेम्परेचर कंडीशंस आर फाउंड बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। यहां पे इंटेंस टेम्परेचर, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सर वो समुद्र से दूर होता है, समुद्र के नजदीक होता है तो क्या होता है, समुद्र के कारण आसपास का तापमान ठंडा होता है, ज्यादा बढ़ नहीं पाता, सर्दियों में कम नहीं हो पाता, गर्मियों में बढ़ नहीं पाता। तो तापमान जो है मॉडरेट रहता है, तापमान जो है समकारी परिस्थितियां, रहने लायक है। परंतु यहां पे समुद्र से दूर, कॉन्टिनेंट के एकदम बीच में, एंड हेंस कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, महाद्वीपीय प्रभाव के कारण, समुद्र से दूरी के कारण तापमान परिस्थितियां विषम पाई जाती हैं। और यहाँ पे वर्षा भी कम है, 100 से लगभग 25 से 50 के बीच में वर्षा हो रही है। तो इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति पाई जाएगी। अब देखो, जहां पे भी पानी ज्यादा नहीं होगा तो वहां पे अनुकूलन पाया जाता है ना पेड़ पौधों में, फिर मोटा तना पाया जाएगा, कांटेदार वनस्पति पाई जाएगी, हाँ या ना? तो यहाँ पे थॉर्नी वेजिटेशन, कांटेदार वनस्पति जैसे खेजड़ी, बबूल आदि। तो यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा के अंदर जहां जहां पे बारिश कम है, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट देखने को मिल रहा है, समुद्र से दूर स्थान है, वहां पे आपको जो है क्या देखने को मिल रहा है, वहां पे आपको BSHW, सेमी एरिड स्टेपीज टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा। चलो, यह भी क्लियर हुआ, यह भी क्लियर हुआ बच्चा पार्टी, है ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वह अब BWHW, BWHW मतलब सर हॉट डेजर्ट्स की बात की जा रही, गर्म मरुस्थल है, विषम तापमान होगा, तापमान बहुत इंटेंस है ना, दैनिक तापांतर बहुत ज्यादा, मतलब दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस, रात का तापमान है 2 डिग्री सेल्सियस। तो सर तापमान सोचिए कितना सर, 48 डिग्री का डेली का क्या हो गया, डायरनल, मतलब डेली तापमान वेरिएशन कितना हो रहा है। तो 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा है, वहां पे बेसिकली क्या कह देते हैं अपन लोग, डेजर्ट है। अब क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो हॉट डेजर्ट हो गया। कैसा हो गया ये, गर्म मरुस्थल, BWHW। दिस इज और इन दिस क्लाइमेट रीजन इंटेंस टेम्परेचर कंडीशंस आर फाउंड। इंटेंस तो हो गई सर, 40, 45, 50 तक तापमान जाता है। और यहाँ पे सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। सर्वाधिक तापांतर मतलब दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर और लोवेस्ट टेम्परेचर है ना, उनके बीच का गैप सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो 25 डिग्री से कम की वर्षा होती, मरुद्भिद वनस्पति, जीरोफाइटिक प्लांट्स होंगे, जड़ें गहरी होगी आपके पास में, तना मोटा होगा आपके पास में, है ना, जैसे कैक्टस वगैरह होता है, जैसे आपके पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस, शाबाश शाबाश। फिर है CWG, मॉनसून टाइप ड्राई विंटर, है ना, CWG। अगर आप देखोगे कोल्डेस्ट मंथ जो है, ठंडे से ठंडा महीने में -3 तक तापमान चला गया, गर्म से गर्म महीने में जो है लगभग आपके पास में 18 डिग्री तक तापमान चला गया, है ना। तो यहाँ पे 18 डिग्री से भी कम रहेगा। पर तो ये क्या है आपके पास में, ड्राई विंटर, सर्दियां जो है शुष्क रहेगी, सर्दियों में बारिश नहीं होगी। अगर आप देखेंगे यहाँ विषम तापमान पाया जाएगा, समुद्र से दूरी है, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट है महाद्वीपीय प्रभाव के कारण, और तापमान परिस्थितियां विषम होगी। इस क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती। तो सर ईस्टर्न एरिया में रेनफॉल ज्यादा है, जैसे जैसे वेस्टर्न एरिया में आया तो रेनफॉल कम हो जाएगा, पश्चिम में बारिश कम हो जाएगी। यहां लगभग 50 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त होती है। जलवायु प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति भी हैं, आर्द्र वनस्पति भी हैं, आर्द्र पतझड़ वनस्पति भी हैं। मतलब वही है, जहां पे 200 सेंटीमीटर बारिश वहां पे सदाबहार, जहां पे 200 से 100 के बीच की बारिश होगी आपके पास में, वहां पे कैसा होगा आपके पास में, आर्द्र वनस्पति या पतझड़ वनस्पति होगी आपके पास में, है ना। 100 से 50 के आसपास में होगा तो कैसी होगी आपके पास में, अलग तरह की होगी आपके पास में, है ना, शुष्क वनस्पति पाई जाएगी। फिर उसके 25 से नीचे होगा तो सर आपके पास में उष्णकटिबंधीय शुष्क वनस्पति भी पाई जाएगी। तो इस तरीके से कि सर पूर्व के अंदर है, ईस्ट के अंदर है तो बारिश ज्यादा है, जबकि पश्चिम में आ रहा हूं वैसे वैसे बारिश कम होती जा रही है। ठीक है, तो जहां बारिश ज्यादा है वहां पे अलग तरह की वनस्पति, जहां बारिश कम है वहां पे अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। चलो
यह गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, सिक्किम, दिल्ली, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, यूपी और अन्य नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पाई जाती है। अब डीएफसी की बात करें हम लोग, डीएफसी क्या हुआ गुरुजी हमारे पास में? व्हाट डू यू मीन बाय डीएफसी? डीएफसी का मतलब हुआ कोल्ड ह्यूमिड विंटर। ह्यूमिड मतलब आर्द्र, आर्द्र मतलब बारिश हो रही है ना। शॉर्ट समर्स, समर्स गर्मियां छोटी है आपके पास में यहाँ पे, तो लघु ग्रीष्म ऋतु है, गर्मियां छोटी हैं, और ठंडी आर्द्र शीत ऋतु, और सर्दियां बड़ी हैं और सर्दियों में बारिश हो रही है। इसको डीएफसी कहा जाता है सर आपके पास में, ठीक है, डीएफसी कहा जाता है। तापमान माइनस में 3 भी है और 18 तक भी है आपके पास में। फुल ईयर में रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर तक है आपके पास में। पूरे वर्ष वर्षा प्राप्त होती है इस रीजन के अंदर, 100 से 200 सेंटीमीटर तक हो जाता है। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले वनस्पति पाई जाती है। कैसी वनस्पति होगी सर आपके पास में? चौड़ी, चौड़ी आपके पास में ब्रॉड लीव वेजिटेशन देखने को मिलेगा, है ना, ब्रॉड लीव वेजिटेशन देखने को मिलेगा। मैपल, ओक वुड, चेस्टनट, मैपल, ओक और चेस्टनट, है ना। और अरुणाचल प्रदेश में ये वनस्पति पाई जाती है आपके पास में। अरुणाचल प्रदेश में कैसी है? डीएफसी। कैसी है? डीएफसी, डीएफसी, ठीक है। यस, आर वी क्लियर? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, यू मस्ट बी एबल टू सी इट ओवर हियर। ये पूरा मैप है आपके पास में, ए एम डब्ल्यू, ए एस, बी एस एच डब्ल्यू, ए डब्ल्यू, सी डब्ल्यू जी। अब हमने डी एफ सी कर दिया। अब हम यहाँ पे जो है ये वेस्टर्न राजस्थान वाला ई और फिर ई टी, ये चीज़ें पढ़नी बाकी हैं। ई मतलब पोलार। यहाँ पे जो है पोलार ध्रुवीय क्षेत्र में 3 डिग्री से 10 डिग्री तक तापमान रहेगा। तापमान कितना है आपके पास में? तापमान कितना है दोस्तों? 3 डिग्री से 10 डिग्री तक तापमान रहेगा आपके पास में, ठीक है। और यहाँ पे जो है पर्टिकुलर हम लोग इस जोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस जोन की, जो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, टुंड्रा क्लाइमेट जो भारत में कह सकते हैं। तो इस जलवायु प्रदेश में -3 से 10 डिग्री तक तापमान पाया जाता है। इस क्षेत्र में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। यहाँ पे इस क्षेत्र में दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पे वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। यहाँ पे दक्षिण में वर्षा ठीक है, उत्तर की तरफ गए तो वर्षा की मात्रा कम है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है। चलो, यहाँ पे मुख्य हिमालय के पीछे छाया वृष्टि क्षेत्र होता है और शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है ना। हिमालय को पढ़ा है ना हमने सर, बेसिकली ये इस तरीके से है ना। और सर जो हमारा दक्षिण भारत है वो कुछ इस तरीके से। तो सपोज सर यहाँ से जो विंड्स आ रही हैं, जो विंड्स आ रही है वो यहाँ तक बेसिकली क्या करेगी? मेन हिमालय तक बारिश करेगी सर आपके पास में, मेन हिमालय तक बारिश करेगी। इसके पीछे वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र है ना, जैसे लद्दाख वाला, कौन सा है आपके पास में? लद्दाख वाला रीजन। तो सर सारी बारिश तो सर यहाँ तक ही हो गई। ये क्या है सर? रेन शेडो जोन, छाया वृष्टि क्षेत्र। यहाँ पे बारिश नहीं होगी, यहाँ पे क्या नहीं होगी? बारिश नहीं होगी। तो यहाँ शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। इस जलवायु प्रदेश में लद्दाख का ठंडा मरुस्थल पाया जाता है। कोल्ड डेजर्ट लद्दाख का यहीं पाया जाता है। इस क्षेत्र में पर्वतीय वनस्पति पाई जाती हैं, माउंटेन वेजिटेशन होता है। तो ऊंचाई पे कैसी वनस्पति होगी? माउंटेनियस होगी। ऊंचाई पे कैसी वनस्पति होगी मेरे भाई? पर्वतीय वनस्पति होगी। तो इस जलवायु प्रदेश में मुख्यतः कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड वाला रीजन आ गया आपके पास में, ठीक है। ईटी, ध्रुवीय शुष्क जलवायु, ई। अब हम ईटी की बात करें, टुंड्रा जलवायु की बात करें। टुंड्रा क्लाइमेट रीजन जो है उत्तराखंड में पाया जाता है। भारत में कहां पे? उत्तराखंड में पाया जाता है मुख्यतः। यहाँ -10 से लेकर के 10 डिग्री तक का तापमान होगा आपके पास में। पर्वतीय वनस्पति होगी आपकी, और ऊंचे पर्वतों पर वर्षा कई बार बर्फ के रूप में गिरती है, क्योंकि सर तापमान माइनस में 0 से निकले अगर बारिश होगी तो वो पानी की बूंद क्या होगी? बर्फ में तब्दील हो जाएगी। तो यहाँ बर्फबारी होगी। रेनफॉल जो है वह स्नोफॉल का रूप ले लेता है। रेनफॉल स्नोफॉल का रूप ले लेता है, ठीक है। तो यह सारी चीजें हैं आपके पास में जो
क्लाइमेट से रिलेटेड हैं और जिनको अच्छे से जाना, सीखा और बताया जा सकता है। आर वी क्लियर ऑन दिस? आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, जल्दी से यह मैप बना लो जो अभी मैंने बना के दिया ना अभी आपको एक। यस, यू जस्ट ड्रॉ दिस मैप, पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ दिस मैप प्लीज। ये बहुत ही अच्छे से बनाना आना चाहिए आपको, सभी विद्यार्थियों को। ड्रॉ कीजिए इसको, वी आर स्टॉपिंग हियर। हाँ जी, तो मुख्यतः जलवायु क्या है, जलवायु का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया, और इंडिया के कंटेक्स्ट में जलवायु वर्गीकरण क्या है, क्योंकि हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है ना, तो वो सारा करवाया मैंने। अब जलवायु परिवर्तन को थोड़ा हम समझते हैं दोस्तों, है ना। जिस प्रकार की जलवायु का अनुभव हम कर रहे हैं वह थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ विगत 10,000 वर्षों से अनुभव की जा रही है। अपने प्रादुर्भाव से ही पृथ्वी ने जलवायु में अनेक परिवर्तन देखे हैं। भूगर्भिक अभिलेखों से हिमयुगों व अंतर हिमयुगों में क्रमशः परिवर्तन की प्रक्रिया परिलक्षित होती है। भू आकृतिक लक्षण विशेषतः ऊंचाई व उच्च अक्षांशों में हिमनदों व हिमानियों के आगे बढ़ने व पीछे हटने के शेष चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेपण उष्ण व शीत युगों में होने से उजागर होता है। वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले वलय भी आर्द्र व शुष्क युगों की उपस्थिति का संकेत देते। ऐतिहासिक अभिलेखों में जलवायु की अनिश्चितता का वर्णन है। ये सभी साक्ष्य बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक और सतत प्रक्रिया है। तो सर जलवायु परिवर्तन क्या खाली मानव के कारण हो रहा है? नहीं सर, मानव क्या कर रहा है? अभी ह्यूमन क्या कर रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है। ह्यूमन क्या कर रहा है? प्रदूषण कर रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है? जो यह प्राकृतिक और जो ये सतत निरंतर होने वाली यह जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया है ना, वह तेज हो चुकी है। और जब वो तेज हो चुकी है तो कहीं न कहीं उसका विपरीत प्रभाव हमारी प्रकृति पे, हमारे जीवन पे, हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमारी हर एक डायमेंशन, हर आयाम पे दिखने को मिलने वाला है भविष्य के अंदर। ठीक है ना, अतिवृष्टि होगी आपके पास में, है ना, स्नो के आइस ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कारण, है ना, आपके ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। लगातार आपके पास में कई डिजास्टर्स देखने को मिल रही हैं। तो भारत में आर्द्र व शुष्क युग आते जाते रहे हैं। पुरातत्व खोजें दर्शाती हैं कि लगभग 8,000 वर्ष पूर्व राजस्थान मरुस्थल की जलवायु आर्द्र और शीतल थी और 3,000 से 1,700 वर्ष पूर्व यहाँ वर्षा अधिक होती थी। लगभग 2,000 से 1,700 वर्ष पूर्व यह क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का केंद्र था और शुष्क दशाएं तभी से ज्यादा इंटेंस हो गई हैं। तो सर लगभग 2,000 वर्ष पहले जो है ये राजस्थान डेजर्ट्स में तब्दील हुआ है। एक वर्ष ऐसा था जब ये ह्यूमिड और आपके पास में कोल्ड एरिया हुआ करता था, आपके पास में बारिश हुआ करती थी इस एरिया में। लगभग 50 करोड़ से 30 करोड़ वर्ष पहले भूवैज्ञानिक काल के कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन व सिल्वरिनियन युगों में पृथ्वी गर्म थी और प्लिस्टोसिन युगांतर के दौरान हिमयुग और इंटर आइस एज की अवधियां रही है। अंतिम प्रमुख हिमयुग आज से 18 वर्ष पूर्व था, है ना, 18,000 वर्ष पूर्व था आपके पास में। और वर्तमान जो अभी चल रहा है ना, ये इंटर आइस एज चल रहा है, वो 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हो चुका है। ठीक है ना, तो अभी हम क्या है, एक जो आइस एज होती है, आइस एज होती है, ठीक है ना, आइस एज है जहां पे पूरा विश्व जो है वो पूरा बर्फ से ढक जाता है। फिर एक और आइस एज होती है, आइस एज होती है। इन दो आइस एज के बीच का टाइम पीरियड चल रहा है जिसको अभी हम लोग क्या कह रहे हैं, अंतर हिमयुग। ये हिमयुग और आने वाले भविष्य के हिमयुग के बीच में जी रहे हैं। आज से कितने वर्ष पहले आपके पास में था पिछला जो पूरा विश्व जो था पूरा बर्फ के रूप में जम गया था? लगभग 18,000 वर्ष पहले की बात है ये, ठीक है ना। और अभी हम कह रहे हैं कि जिस आपके पास में अंतर हिमयुग में हम लोग रह रहे हैं, आपके पास में उसको स्टार्ट हुए 10,000 वर्ष हो चुके हैं। मतलब आने वाले 5-10 हजार वर्षों में हमको वापस क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट आइस एज देखने को मिलने वाली है, तापमान घटने वाला है। तो सभी कालों में जलवायु परिवर्तन होते रहे हैं। पिछली शताब्दी में भी 90 के दशक में देखा जाए तो चरम मौसमी घटनाएं हुई थी। 1990 के दशक में लगभग शताब्दी का सबसे गर्म तापमान
और विश्व में सबसे भयंकर बाढ़ों का दर्ज किया गया। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहिल क्षेत्र में 1967-77 के दौरान आया विनाशकारी सूखा, ऐसा ही एक परिवर्तन था। 1930 के दशक में यूएसए अमेरिका के वृहद मैदानों में, जो ग्रेटर प्लेन्स कहते हैं, वहां पे दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जैसे धूल का कटोरा कहा जाता है, वहां पे भीषण सूखा पड़ा था इस वाले क्षेत्र में अमेरिका के। ठीक है, पूरा एक तरीके से फेमाइंस था 1930 के दशक में। ठीक है ना, एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट डैमेज, पूरा का पूरा जो चीज था भैया आपके पास में पूरा सूख गया था आपके पास में, है ना। तो जलवायु परिवर्तन के अनेक कारण है ना, उनमें कई खगोलीय कारण भी, पार्थिव कारणों में से भी एक वर्गीकृत किया जाता है। खगोलीय कारणों के संबंध में देखा जाए तो आपको सौर कलंक या फिर सन स्पॉट्स जो कहते हैं, सन स्पॉट, सन पे जो ये स्पॉट्स होते हैं, इनमें इनकी साइज बढ़ने और इनकी साइज घटने के कारण पृथ्वी पे तापमान बढ़ता है, पृथ्वी पे तापमान घटता है, मतलब जलवायु बढ़ेगी और जलवायु में परिवर्तन भी, उसकी जो गति है परिवर्तन की वो भी बदलेगी। तो सन स्पॉट सूर्य पर काले धब्बे होते हैं, है ना, जो एक चक्रीय ढंग से घटते बढ़ते रहते हैं, साइक्लिक मैनर में, बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा। ठीक है ना, और इसके बढ़ने और घटने के कारण क्या होगा, मौसम ठंडा होगा और आर्द्र होगा। अगर सनस्पॉट बड़ा होता है तो, सनस्पॉट छोटा होता है आपके पास में तो वापस क्या होगा आपके पास में, घटने से वहां पे गर्मी होगी और ड्राइनेस, शुष्क दशाएं उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये आंकड़े बताते हैं। तो सर सूर्य के ऊपर जो सनस्पॉट्स होते हैं उसको भी क्लाइमेट से, उसको भी तापमान से, उसको भी तूफानों से, उसको भी ड्राइनेस से जोड़ा जाता है। तो सनस्पॉट कुछ इस तरीके से दिखता है दोस्तों आपके पास में सूर्य के ऊपर। एक तरीके से आसपास का जो तापमान होता है, यहाँ का तापमान कम हो गया, यहाँ का तापमान कम हो गया, तो ये ब्लैक कलर का, डार्क कलर का दिख रहा है, इसको सनस्पॉट कहते हैं, सनस्पॉट्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, अन्य खगोलीय सिद्धांत में जो है मेलेंकोविच दोलन कहा जाता है। अब मेलेंकोविच दोलन जो है आपके पास में क्या है कि जो सूर्य के चारों ओर, ये हमारा सन है, सन के चारों ओर पृथ्वी जो है एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में जो है चक्र लगा रही है, राइट। कभी सूर्य के नजदीक है तो कभी सूर्य से काफी दूर है ना। उपसौर और अपसौर अवस्था, एपिहीलियन पेरिहीलियन, हमको पता है, ये पढ़ा है हमने। तो जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कक्षीय लक्षणों में बदलाव करती हैं, इसके चक्रों में पृथ्वी की डगमगाहट और पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तन आता है। तो इसके कारण क्या होता है, पृथ्वी आज की तारीख में हम कहते हैं ना कि सर सीधी नहीं है, पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है। तो यह जो 23.5 डिग्री का जो एक्सियल बेंट है, अक्षीय झुकाव है, वो कभी 22 डिग्री रह सकता है, कभी 24 डिग्री होगा, कभी 19 भी हो सकता है, तो कभी 25 भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्यों, क्योंकि पृथ्वी अपनी कक्षा के अंदर लगातार क्या करती है, बदलाव करती रहती है। और जब पृथ्वी की कक्षा में बदलाव आता है, इन सभी कारकों से अक्षीय झुकाव में बदलाव आता है, और इस दोलन से, इस चेंज से पृथ्वी सूर्य से प्राप्त करने वाले सूर्य के ताप में भी बदलाव होता है। और सूर्य का ताप में बदलाव हुआ मतलब सूर्य से कितनी एनर्जी रिसीव की, ज्यादा एनर्जी रिसीव की तो तापमान ज्यादा, कम की तापमान कम, तो जलवायु परिवर्तन होता है सर उससे भी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं एसेंट्रिसिटी यहां पे बताई जा रही है आपके पास में। अर्थ का जो ये बैंड है वो लगातार बेसिकली सेम नहीं रहता है। कई बार जब पृथ्वी अपनी कक्षा चेंज करती है, देखो पहले ऑर्बिट ये हुआ करती थी, ठीक है ना, अब ऑर्बिट जो है पृथ्वी ने चेंज कर लिए। तो इसके कारण क्या हुआ है आपके पास में, लगभग आपके पास में 41,000 वर्ष, 26,000 वर्ष के ड्यूरेशन के अंदर क्या होता है, ये जो बेंट है ना, एक्सियल बेंट है ना, यह टिल्ट होता है, यह चेंज होता है, यह परिवर्तित होता है। और इस परिवर्तन के कारण भी देखो, अक्षीय झुकाव के कारण ही तो हम कहते हैं ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन से कभी दक्षिणी ध्रुव पे गर्मी, कभी दक्षिणी गोलार्ध पे गर्मी, कभी उत्तरी गोलार्ध पे गर्मी। तो इसी अक्षीय झुकाव में बदलाव आया अगर, है ना, इसी को ही बेसिकली कहा गया मेलेंकोविच दोलन, मेलेंकोविच ऑसिलेशन। ठीक है, चलो भैया, फिर ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति, जैसे जैसे हमारे पृथ्वी के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप औद्योगिक या फिर वनों को जलाने से, पेट्रोल डीजल या फिर लकड़ी को जलाने से ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस की उपस्थिति के कारण वायुमंडल ग्रीन हाउस की भांति गर्म हो रहा है। सौर जो प्रवेशी सौर विकिरण सूर्य से आने वाली हैं वो कहीं के पृथ्वी तक आ पा रही हैं, किंतु पृथ्वी से टकरा करके वापस जाने वाली पार्थिव विकिरण जो है वह दीर्घ तरंग दैर्ध्य की है। मतलब आपके पास में उनका वेवलेंथ क्या है, लॉन्ग वेवलेंथ है। और तो लॉन्ग वेवलेंथ की जो तरंग दैर्ध्य की किरणें हैं वो अवशोषित हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। वे गैस जो विकिरण को दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है। वायुमंडल का तापन करने वाली प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है ना, तो जो वायुमंडल को गर्म करे,
है ना, एटमॉस्फेयर को हीट करें। तो यहाँ ऐसे प्रोसेस को कलेक्टिव रूप से ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, जिस गैसेस के कारण क्या लगातार आप देख पा रहे होंगे पिछले कई सालों से हमारे एटमॉस्फेयर में उन गैसेस की संख्या बढ़ रही है जिनसे कि तापमान औसत बढ़ रहा है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, है ना। स्लाइड्स मैंने ऐड कर दी, इसको रिवाइज कीजिएगा, है ना। तो ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैस होती है कि जो अवरक्त विकिरणें जो हैं, जो सूर्य से आने वाली विकिरणें हैं, उनको एब्सॉर्ब कर देती हैं और उत्सर्जित करती हैं। वो पृथ्वी की सतह पर उत्सर्जित अवरक्त विकिरणों को, ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती हैं और पृथ्वी की सतह पर वापस भेज देती हैं। और यह गैसें पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म रखती हैं। मतलब सर एनर्जी वापस बाहर नहीं निकल पाती, यहाँ से हीट तो आएगी, पर सर अब जो हीट होगी आपके पास में अंदर आएगी, पृथ्वी को गर्म करेगी, पर वो जाएगी नहीं वापस। वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस जो आपके वाटर वेपर हो, बादल हो, CO2 हो, मीथेन हो, उनसे टकरा करके एब्जॉर्ब हो जाएगी और वापस पृथ्वी पे लौटा दी जाएगी। और यही चक्र वापस चलता रहता है, यही चक्र चलता रहता है, इसके कारण पृथ्वी का तापमान गर्म रहता है। पर सर ये प्राकृतिक, ये नेचुरल है। पर अगर हमने ज्यादा CO2, मीथेन या वाटर वेपर का इजेक्शन किया तो क्या होगा सर आपके पास में? इनके ज्यादा इजेक्शन के कारण, ज्यादा उत्सर्जन के कारण आपको ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट देखने को पड़ेगा। जैसे CO2 है ना, जो ईंधन को जलाने से, ठोस अपशिष्ट जलाने से, जैविक सामग्री या कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं के अंदर जैसे सीमेंट निर्माण, है ना, इसको जलाने से वायुमंडल में उत्सर्जित होती हैं, है ना। जैविक कार्बन चक्र के दौरान भी तो पौधे CO2 को अवशोषित करते हैं, वायुमंडल से इसको हटा देते हैं, है ना। तो फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। और प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में CO2 को एमिट भी करते हैं, यह भी याद रखना है आपको। फिर एक है मीथेन। कोयला, नेचुरल गैस, तेल, डीजल, पेट्रोल को जलाएंगे, परिवहन के दौरान मीथेन उत्सर्जन होती है। और मीथेन उत्सर्जन कई बार जो है पशुधन के द्वारा भी किया जाता है, आपके पास में गाय, गोबर वगैरह, इनके अंदर भी होता है। कृषि प्रथाओं के अंदर भी होता है, जो हमारी एग्रीकल्चर है, जब जब हम खेती करते हैं तब तब खेतों से क्या निकलती हैं? मीथेन गैस निकलती हैं। लैंडफिल में भी अब जो आपका अपशिष्ट है वो सड़ता है, गलता है, आपने घर से कचरा फेंक दिया, वो कचरे वाला गाड़ी में डब्बे में उठा करके लेके चला गया, कहीं एक लैंडफिल में डाल दिया, अब वो वहां पे सड़ेगा, गलेगा, वो मीथेन को उत्सर्जित करता है। वहां पे भी मीथेन अपशिष्ट से पैदा होती है, एटमॉस्फेयर में जाकर के वही मीथेन क्या करती हैं? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पैदा करती हैं और उसके कारण वैश्विक तापमान को कहीं न कहीं ज्यादा प्रभावी बल मिलता है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड N2O, यह कृषि में, औद्योगिक गतिविधियों में, जीवाश्म ईंधन के दहन में, ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट जल के उपचार से उत्सर्जित होती हैं। और ये N2O भी एक तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना। तो N2O आपके पास में पानी से, जमीन से, है ना, आपके पास में यूरिया या यूरिन से, कई चीजों से बेसिकली अपशिष्टों के साथ में निकल सकती हैं आपका। फिर ये फ्लोराइड युक्त गैसेस भी होती हैं जो उद्योगों से निकलती हैं आपके पास में, है ना, और ये ओजोन को घटाने का काम भी करती हैं। ये गैसें आमतौर पर उत्सर्जित होती है, लेकिन क्योंकि ये शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इसलिए इन्हें कभी कभी उच्च ग्लोबल वार्मिंग संभावित गैसें या फिर हाई ग्लोबल वार्मिंग गैसेस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। चल, एक IPCC के ऊपर आपको शॉर्ट नोट जरूर लिखना चाहिए। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज। यह देखिए, इसकी स्थापना जो है 1988 के अंदर बेसिकली की गई थी। दो संस्थाओं ने, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO और संयुक्त राष्ट्र एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के आकलन के लिए, ताकि जब हमको पता चलेगा तभी तो हम कुछ काम इस पे डिसीजन ले पाएंगे। तो जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुआ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है? इसको लिखोगे, क्या है ये? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ठीक है ना। इस समझौते के अंदर क्या था कि ग्रीन हाउस गैसेस को हम कम करेंगे, कि सांद्रता को स्थिर करने की कोशिश करेंगे, जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक हस्तक्षेपों को रोकेंगे हम लोग। क्योटो प्रोटोकॉल किया गया, अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ सन 1997 में, तीसरे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, जब सारे देश मिले। और यहाँ पे प्राथमिक लक्ष्य रखा गया कि 2022 तक, मतलब 97 से 22-12 तक हम बेसिकली क्या करेंगे? 1990 में जितना स्तर था आपके पास में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का, उसमें 5% की कटौती करेंगे। मतलब 1990 में अगर हम 100 यूनिट ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं, तो हम 2012 तक 95 करेंगे, 5% की कटौती करेंगे। फिर ग्रीन हाउस गैसों की कमी करेंगे, जैसे CO2, CH4 और N2O को कम करेंगे। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो हैं, है ना, परफ्लोरोकार्बन जो हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो हैं, जो बेसिकली क्या है आपके पास में
किसको खराब करती हैं? यह ओजोन गैस को विघटन करती है, ओजोन लेयर को, ओजोन परत को अपक्षय करती है। तो सर इसको भी रोकने की बात की गई थी आपके पास में। तो ग्रीन हाउस गैसेस, राइजिंग अलार्मिंग लेवल, ये कई देखो न्यूज क्लिपिंग्स भी हमको देखने को मिल रही हैं विद्यार्थियों। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में लिख के बताओ। कोपेन के ए प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में से कौन सी दर्शावर्धक है? सभी महीनों में ज्यादा बारिश, ठंडे महीने की औसत मासिक तापमान हिमांक बिंदु से अधिक, सभी महीनों के औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री से नीचे होगा। क्या होगा ए में? क्या होता है जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कॉपन पद्धति को व्यक्त किया, तो ये क्या है? अनुप्रयुक्त है, व्यवस्थित है, जननिक है या आनुभाविक है? एम्पेरिकल बताया था हमने, बताओ कमेंट करके इसको। तो भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों में कॉपन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा, है ना। तो इंडिया का जो मेनलैंड है उसमें सबसे ज्यादा बेसिकली क्या है? AF है, BSH है, CFB है या AM है? अब जो मैंने डायग्राम बनाया उसके अनुसार बताओ। अधिकतर भागों में कॉपन क्लासिफिकेशन के अनुसार इंडिया, जो इंडियन पूरा पेनिनसुला है, उसको किस में रखा जाएगा? फिर निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना गया है ना? अभी हमने बताया था। व्हाट इज द आंसर? कमेंट करके बताओ। नीचे लिखे गए 4 जलवायु समूहों को आर्द्र दशाओं को प्रदर्शित करता है। क्या ABCE या ACDE या ACDE या ACDF, है ना? क्या है जो आर्द्र दशाओं को, आर्द्र दशाओं को मतलब क्या हुआ आपके पास में? जो ह्यूमिडिटी को, जो बारिश को, जो मॉइस्चर के, पानी के आधार पे हैं, रेनफॉल के आधार पे हैं। चलो विद दिस बीइंग सेड आज की क्लास के लिए इतना ही। कोई डाउट आए एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए @jagdish_123 @JJSirPW UPSC। विद दिस बीइंग सेड थैंक यू दोस्तों, जय हिंद एंड सर्वदा शक्तिशाली। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे अगले लेसन में। अगर ये लेसन अच्छा लगा हो, कुछ नया जानने को सीखने को मिला हो, गोज विदाउट सेइंग इस क्लास का फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आप क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। आपकी तरफ से जितना एक तरीके से मैं कह सकता हूं उत्साह, जितनी एक तरीके से क्यूरियोसिटी देखने को मिलेगी इस मंच की तरफ से, उतना ही ऊर्जा और उतनी ही बेसिकली जो है जोश खरोशी के साथ में आपको और तन्मयता से और बेहतरी से पढ़ाया जाएगा। तो चेहरे पे मुस्कुराहट और मन का कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना। मिलेंगे अगले वीक में अगले लेसन्स के साथ में। तब तक इस लेसन को रिवाइज जरूर कर लेना एक बार। थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।